जय माँ सरस्वती वीणादायिनी, आपको चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, 2 दिन थोड़ा ऑफलाइन बिजी रहने के कारण साथियों समय नहीं मिल पाया और क्लास आपको अवेलेबल नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूं। साथियों, अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि थोड़ा 2 मिनट लूँगा साथियों, फिर कम टू द पॉइंट। पहली बात तो जो भी विद्यार्थी मेरा इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी को पता चल गया होगा किस क्वालिटी से क्लासेज मिल रही है। पूरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूं। फिर भी अगर आपको कहीं कमी लगता हो तो आप सुझाव दें, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। उसका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा और आगे उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात साथियों, अब मुझे पता लगने लगा या कि 190 क्लासेज लगभग अवेलेबल हो गई है, तो हर टॉपिक की क्लास आपको ढूंढनी पड़ती है। इसलिए आप थोड़ा भरोसा रखें। 10 क्लासेज और बाकी है साथियों। 100 क्लासेज अवेलेबल होते ही मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगा, जिसमें आपको केवल एचपीएस एजुटेक हिस्ट्री या पॉलिटी इस प्रकार सर्च करते ही आपको क्लासेज मिल जाएगी। थैंक यू। आप दोस्तों यूट्यूब चैनल एचपीएस एजुटेक सर्च करें, इंडियन जीके। आप चिंता मत करिएगा दोस्तों, राजस्थान जीके की भरमार तो हम मैराथन क्लास लेकर आ गए, तो 2 दिन में कंप्लीट करवा देंगे वीडियो, जो आप भरोसा रखेगा। इंडियन जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे भले ही ज्योग्राफी हो, चाहे जनरल साइंस हो, जनरल हिंदी हो, भरोसा रखे जितना समय मिलता है मैं गाइडेंस करने का प्रयास करूंगा। एचपीएस एजुटेक चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर, फेसबुक पेज एचपीएस एजुटेक सोनी सर को फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी हनुमान सोनी 2505, हनुमान सोनी लिखा हुआ है साथियों, HANUMAN सोनी 2505। व्हाट्सएप नंबर 9784281013 पर आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी जल्दी ही आपको वेबसाइट अवेलेबल करवाई जाएगी और टेलीग्राम चैनल अवेलेबल करवाया जाएगा। आप भरोसा रखिएगा, किसी भी समय आप दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई शाम को 7 बजे के बाद दे दिया जाएगा। थैंक यू। अब आते हैं अपन कम टू द पॉइंट। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी ही यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड लगाया जाए और प्रेजेंटेशन के माध्यम से और भी आकर्षक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब दोस्तों अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास की आज नींव डाल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन मुहम्मद गोरी, क्योंकि मुहम्मद गोरी के साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो अपन शुरुआत करेंगे, आज हमारा चैप्टर होगा। मुझे पता है दोस्तों, 4-5 हिस्ट्री के जो वीडियोज हैं वो अवेलेबल नहीं करवाए भाई, एक गुप्त काल, कुषाण काल और एक मौर्य काल का बचा हुआ है, मैं करवाऊंगा, आप भरोसा रखिएगा। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गोरी और सल्तनत काल, और सल्तनत काल, यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है साथियों, सल्तनत काल। और इसी से हमारे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। बात करेंगे 1206 की। अगर आपको कोई पूछे कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब हुई या भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 में हुई साथियों। ये ईस्वी है, ध्यान रखना, इसे एडी कहते हैं, एनो डोमिनी। दोस्तों, ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, बिफोर बर्थ क्राइस्ट, ध्यान रखिएगा। तो 1206 ईस्वी में होती है। सबसे पहले अपन मोहम्मद गोरी की जानकारी आपको देंगे और कल से दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश है, परमानेंट एक एक वंश पर बात करेंगे। चलिए, अब देखते हैं अपन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, देखिए भाइयों, मुहम्मद गोरी कौन था, क्या था, कहां से आया, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। मध्य एशियाई क्षेत्र में साथियों एक अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार था। सबसे पहले मैं और भी पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। हमारे भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कब से होती है साथियों? 712 ईस्वी में। ध्यान रखना, अपन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त होता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। 712 ईस्वी
के समय दोस्तों भारत पर अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, पहला अरब आक्रमण मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी में, यह तारीख ध्यान रखना दोस्तों, 712 में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम, थोड़ा ध्यान से लिखना दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में किया था। पहले बात यह ध्यान रखना, यह अरब तुर्क था और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 में किया। आक्रमण कहां पर किया था? सिंध पर किया, और सिंध पाकिस्तान में है, पहले हमारे भारत में ही था। तो सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा कौन था साथियों? दाहिर। सिंध का राजा था दाहिर दोस्तों, याद रखना ये हिंदू राजा था। सिंध का राजा दाहिर था। और दोस्तों राजौर नामक जगह पड़ती है, उस राजौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। इसे कहते हैं प्रथम अरब युद्ध, राजौर का युद्ध। सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के साथ में युद्ध हुआ था। इसे भारत में, मध्यकालीन भारत में पहला अरब आक्रमण माना जाता है। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने ही दोस्तों भारत में पहली बार, नोट करना दोस्तों बात को, भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। रिपीट कर रहा हूं, बात आ गई है जजिया की तो थोड़ी ध्यान रखना मेरे भाइयों। यह जजिया कर एक हिंदुओं के विरोध में लगने वाला धार्मिक कर था जो इस्लाम धर्म कबूलता था साथियों। वो इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो हिंदुओं से धर्म के विरुद्ध में कर लेते थे, गैर धार्मिक कर, इसे जजिया कहते। भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। फिर साथियों फिरोज तुगलक इस कर को और आगे बढ़ाता है और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं तो मुगल काल में 1564 में अकबर दोस्तों इस कर को समाप्त कर देता है, लेकिन कट्टर इस्लामवादी औरंगजेब सन 1679 में वापस लगा देता है। और अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने इस कर के विरोध में औरंगजेब से मुकाबला किया था। और यह क्वेश्चन अब की बार रीट में पूछा था, अगर आपको पता हो तो याद रखिए साथियों, एक एक बात पर, टॉपिक पर बात करूंगा, बस आप आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। तो पहला अरब आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान रखना 932 ईस्वी के आसपास में मध्य एशिया क्षेत्र, जहां आज भी मोमडन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अल्पतगीन, इस व्यक्ति का नाम याद रखें दोस्तों, अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था साथियों। इसने एक साम्राज्य की स्थापना की थी और उस साम्राज्य का नाम था गजनी साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? उसी मध्य एशियाई क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में साथियों एक साम्राज्य की स्थापना की थी। अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था, 932 ईस्वी में इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और यहीं का शासक हुआ था दोस्तों 1000 ईस्वी में महमूद बिन गजनवी। आपको पता है साथियों, महमूद बिन गजनवी, ध्यान रखना वो यही का था दोस्तों। इस साम्राज्य की राजधानी, गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी बनी थी और गजनी के शासक गजनवी कहलाए थे। याद रख लेना, बहुत विस्तृत साम्राज्य था। तो महमूद बिन गजनवी यहां का राजा बना 1000 के आसपास। और आपको पता होना चाहिए साथियों, ये अरब आक्रमणकारी भारत के धन को लूटने के लिए और भारत में इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए बार बार आक्रमण करते हैं। याद रखिएगा, महमूद बिन गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा था साथियों, मूल राज प्रथम के समय 1025 में। तो याद रखना, यह उसी गजनी साम्राज्य का शासक था महमूद बिन गजनवी। हम बात करेंगे एक दिन, लेकिन अभी अपन मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ाना है, इसलिए कंटिन्यू चलते हैं। ध्यान रखना, इस गजनी साम्राज्य का एक छोटा सा राज्य था साथियों, गौर राज्य। याद रखना, गजनी साम्राज्य विस्तृत था और गजनी साम्राज्य का ही एक राज्य था दोस्तों, गौर राज्य। इस राज्य का नाम है गौर। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे भारत में दिल्ली साम्राज्य या मुगल साम्राज्य था और उसमें साथियों अलग अलग रियासतें होती थी, इसी प्रकार मध्य एशिया या अरब क्षेत्र में गजनी साम्राज्य में एक राज्य था गौर राज्य।
और इस गोर राज्य का जो शासक था साथियों वो था मोहम्मद बिन गोरी। याद रखना, मोहम्मद बिन गोरी, मोहम्मद गोरी। इस गोर क्षेत्र का शासक होने के कारण दोस्तों ये गोरी कहलाया। याद रह जाएगा, ये गोरी कहलाया था। और साथियों इसने अपने शासक बना था 1070 के समय, गलत बोल दिया, सॉरी, 1170 के समय, 1170 के आसपास ये शासक बनता है मेरे भाइयों, गोर राज्य का मोहम्मद गोरी। यही मोहम्मद गोरी पहली बार, ये अरब आक्रमणकारी ही है साथियों, तो यही मोहम्मद गोरी पहली बार 1175 में भारत के विरुद्ध आक्रमण करता है, पहला आक्रमण। ध्यान रखना, अब मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी पहला आक्रमण करता है साथियों 1175 में, और 1175 में आक्रमण कहां पर करता है? मुल्तान पर। मुल्तान दोस्तों पेशावर पाकिस्तान के पास का एक राज्य था, उस मुल्तान पर आक्रमण किया उसने पहली बार और इस क्षेत्र को जीत लिया। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों सबको सोमनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा था, इसलिए दूसरा आक्रमण करता है दोस्तों गुजरात पर। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, सुनना। देखो, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कहां पर हुआ, किसके विरोध में हुआ, तो ध्यान रख लेना मेरे भाइयों, 1175 में पहला आक्रमण किया है इसने। 1100, ध्यान से सुनना, वापस बता रहा हूं एक एक लाइन, देखो 1173 में यह राजा बनता है, 1175 में पहला आक्रमण करता है मुल्तान के विरुद्ध, और 1178 में भारत पर दूसरा आक्रमण कर रहा है गुजरात के विरुद्ध, गुजरात के विरोध में। ध्यान रखना, गुजरात के विरोध में दूसरा आक्रमण करता है। उस समय साथियों गुजरात का राजा होता है भीमद्वितीय। देखो भीमद्वितीय, यहां पर दोस्तों चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे जिन्हें सोलंकी कहते थे। ध्यान रखना, अलग अलग चालुक्य, जैसे दक्षिण में वातापी या बादामी के चालुक्य जिनका राजा पुलकेशिन द्वितीय हुआ था, यह गुजरात के सोलंकी चालुक्य है। ध्यान रखना, यह भीमद्वितीय है साथियों। इसी का दूसरा नाम आपको मिलेगा मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। अब साइड में थोड़ा ध्यान रखना, यह तो मोहम्मद गोरी की बात है। इससे पहले कौन आया? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने साथियों जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय राजा कौन था? यहां पर भीमद्वितीय है, उस समय भीम प्रथम था। महमूद गजनवी के समय भीम प्रथम था और इसी उसका ही उपनाम था मूलराज प्रथम। यहां पर दोनों द्वितीय है, एक ही राजा के दो नाम हैं। चलो अब महमूद गजनवी को एक बार हटाओ। इसने जब दूसरा आक्रमण 1178 में किया साथियों, उस समय राजा तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय था, लेकिन वो अल्पायु अवस्था में था कि उसके पिताजी का कम समय में देहांत हो गया था। तो उसकी विधवा माता थी नायिका देवी। ढंग से ध्यान रखना दोस्तों, नायिका देवी, इसकी विधवा मां थी नायिका देवी। नायिका देवी के साथ में मिलकर के भीम द्वितीय ने आबू क्षेत्र में, हमारे माउंट आबू वाला क्षेत्र में दोस्तों भयंकर युद्ध किया और इसमें मोहम्मद गोरी की क्या हो गई? हार हो गई थी। रिपीट करवा देता हूं, वापस सुनिएगा। भारत में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कहां पर किया? मुल्तान पर 1175 में किया। और भारत में पहली हार कब हुई? पहली हार 1178 में गुजरात आक्रमण के दौरान हुई। मेरे भाइयों बहनों, आप सब कर देते हैं, अगर आपको पूछ ले कि मोहम्मद गोरी की पहली हार कब हुई, आप सब करते हैं 1191 में तराइन का युद्ध। नहीं, 1178 में गुजरात आक्रमण में भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार हुई थी। उसके बाद में दोस्तों मोहम्मद गोरी गुजरात से वापस हटता है और सप्त सिंधु क्षेत्र का, जो सिंधु क्षेत्र में जो जगह थी, उनको जीतने का प्रयास करता है। यहां से देखो 1178 में हार गया। अब आगे बढ़ता है तो अब देखो क्या करता है। 1178 में दोस्तों यहां से हार जाने के बाद 1179 में उसने पेशावर को जीत लिया। पेशावर पाकिस्तान में है, यानी छोटे छोटे कब्जे करने शुरू किए। 1179 में पेशावर को जीता। 1182 में पेशावर के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया।
दोस्तों 85 में सियालकोट को जीत लिया। सियालकोट पाकिस्तान के पास में ही एक क्षेत्र है, सियालकोट को जीत लिया। और आगे बढ़ता बढ़ता साथियों 1191, याद करो वो दिन, तराइन का पहला युद्ध। 1191 में तराइन के मैदान में आ गया पृथ्वीराज चौहान के सामने, वो ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। याद रखना दोस्तों, यहां पर आप जो पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे हो ना, वो चौहान तृतीय है भाइयों, चौहान तृतीय है। ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनर गलती करवा सकता है। पृथ्वीराज चौहान 3 राजा हुए, जिनमें यह तृतीय था जो सबसे शक्तिशाली था। चौहान वंश का अंतिम राजा और भारत में अंतिम हिंदू राजा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मैं एक आपका कंफ्यूजन सॉल्व कर देता हूं, सुनना। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम चौहान शासक पूछ ले, दिल्ली की राजगद्दी पर, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। दूसरा सवाल, मुख्य रूप से भारत की दिल्ली राजधानी पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजा पूछ ले तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही है। लेकिन साथियों, एक बार हुमायूं के समय में, आपको पता है हुमायूं के बाद हेमू कालानी 2 दिन के लिए शासक बना था। इसलिए अगर ऑप्शन में हेमू कालानी हो और आपको पूछ ले कि अंतिम हिंदू राजा कौन था, और ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और हेमू कालानी दोनों हो, तो हेमू करना साथियों, क्योंकि अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का, आपको पता है, तो दूसरा युद्ध। इसलिए ध्यान रखें मेरे भाइयों, गलत मत करना। अंतिम मुख्य रूप से यही था, लेकिन 2-3 दिन के लिए हेमू कालानी बना था, उसलिए वो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, मुगल काल में बना था वो। चलिए, अब ये हमारी बात होती है 1191 में तराइन का पहला युद्ध। एक एक बात को समझते चले, एक एक बात में आपका सवाल होगा। 1191, 1192, 1194, 1195 और साथियों 1205 और 1206। एक एक बात करते हैं, आपको देखना। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। पहली बात तो आपको पूछ ले, तराइन है कहां पर। उस समय में हमारा भारत में हरियाणा वगैरह सब पंजाब राज्य में आते थे, और पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऊपर वाली 2 को छोड़कर 5 नदियां यहां पर चल रही थी, और 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब क्षेत्र कहते थे। सिंधु को मिला देते, सिंधु सरस्वती, तो 7 बन जाती, उसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहते थे। तो ध्यान रखना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते थे, जिनका बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान के समय। तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब भारत में रह गया। इसलिए सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ में जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो उसमें दोस्तों ऊपर वाली 2 नदियां झेलम और चिनाब पाकिस्तान में चली गई, जो बड़ी नदियां थी, और रावी, व्यास, सतलज हमारे भारत में रह गई। और आपको पता है सतलज में व्यास नदी पर बनाया गया हरिके बैराज बांध जो है, उसी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो थोड़ा ध्यान रखें, हम एक एक बात करेंगे। आज ये तराइन का मैदान कहां पर है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सीधा सवाल करता है ना कि बताओ खानवा का मैदान कहां पर है, तो वो भरतपुर की रूपवास तहसील में है। इसी प्रकार यह प्रसिद्ध युद्ध था, तराइन का मैदान पूछ ले कहां पर है, तो आज हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखना मेरे भाइयों, आपको बता रहा हूं वापस, भारत में सबसे प्रसिद्ध युद्ध और सर्वाधिक युद्ध जो हुए वो हरियाणा राज्य में हुए। भले ही पानीपत के युद्ध हो, पानीपत का मैदान हरियाणा में है, भले ही तराइन के युद्ध हो, और भले ही महाभारत का युद्ध क्यों नहीं हो, कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही होते हैं। अब बात करें यहां पर तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी, मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। अब देखिए साथियों, आगे बात करें तो अब 1192 में
तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, ध्यान रखना। शासक वही है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन साथियों याद रखना, मोहम्मद गोरी ने छल कपट का सहारा लिया, अपनी सैनिक टुकड़ी के दो हिस्से किए। और ध्यान रखना, हमारे भारत में सबसे प्रसिद्ध हिंदुओं का त्योहार होता है दिवाली, तो दिवाली के दिन का फायदा उठाया। पृथ्वीराज चौहान के महत्वपूर्ण सेनापति और सेना जो थी वो अपने घर गई हुई थी दिवाली के दिन, सेना बहुत कम बची थी। और उधर साथियों मोहम्मद गोरी ने सेना की दो टुकड़ियां बनाई। कैसे देखना, एक ये एक यहां पर, जहां पर डेरा डाले हुए था वहां पर थोड़ी सेना रखी और रात भर मिसालें जलती रही। और दूसरी ओर गुप्त जगह पर दोस्तों यह सेना की टुकड़ी लगाई गई। इसने सुबह के समय जब दोस्तों सोच के लिए सेना गई हुई थी, इधर तो सेना कम थी और इधर सोच के लिए गई हुई थी, उस समय साथियों छल कपट से आक्रमण किया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अभी अपन जानकारी में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो पृथ्वीराज चौहान की तराइन के दूसरे युद्ध में हार हो जाती है साथियों, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी जाती है। याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं साथियों, दो बातें हैं भारतीय इतिहास में। एक और तो पृथ्वीराज चौहान की जानकारी देता है चंद बरदाई के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसमें तो लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी को ले जाया गया और वहां पर उसका बंदी बनाकर रखा गया, और वो फिर 4 बांस 24 गज आंगल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है तू मत चुके चौहान, चंद बरदाई के द्वारा बताई गई शब्द भेदी बाण से उसकी हत्या होती है दोनों की। वो बात एक किंवदंती, एक जनश्रुति है साथियों, लेकिन पृथ्वीराज रासो प्रमाण है। लेकिन सामान्य रूप में बात करें एक भारतीय इतिहास की दृष्टि से, तो हमारे पास में आरबीएससी की किताब का प्रमाण है, 6ठी कक्षा की किताब है, आप खुद देख सकते हैं भाइयों। वहां पर साफ लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी की जो हत्या है 1206 में खोकर जाटों ने ही की है। अब मैं आपको बताऊं, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी गई और बाद में मोहम्मद गोरी आगे क्षेत्र जीतता है। इतना ध्यान रखें, तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत और भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई। अब साथियों थोड़ा रुकना, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, सुनिएगा, अभी लिखेंगे अपन आगे। तराइन का दूसरा युद्ध और भारत में मोहम्मद गोरी की जीत। देखो भारत में 3 युद्ध दोस्तों बड़े फेमस माने जाते हैं। कौन से, ध्यान से सुनना। एक तो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा साथियों। एक ध्यान रखना 1764 में बक्सर का युद्ध, ध्यान रखना ये क्यों है मैं आपको बता रहा हूं, बक्सर का युद्ध। और एक साथियों हमारा 1527 का बीच में खानवा का युद्ध, 17 मार्च को जो हुआ खानवा युद्ध। ये 3 युद्ध है ना साथियों, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? निर्णायक युद्ध माने जाते हैं। क्योंकि निर्णायक किसका क्या मतलब होता है मेरे भाइयों? ऐसा युद्ध जिसमें एक निर्णय को ही बदल दे, तो ये निर्णायक युद्ध हुआ। क्यों? सुनना। पहला युद्ध तराइन का दूसरा, यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक और मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में पहली बार मुसलमानों की स्थापना होती है, मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। इससे पहले भारत में भले ही आक्रमण हुए हो लेकिन मुस्लिम शासक स्थापित नहीं होते हैं, इसलिए तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक युद्ध है। दूसरा खानवा का युद्ध देखो दोस्तों, यह 17 मार्च 1527 को हुआ और यह युद्ध निर्णायक क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको पता है बाबर ने 1525 में दोस्तों भारत आया और भारत आते ही 1526 अप्रैल महीने में पहली बार पानीपत का युद्ध किया। उसके बाद में भारत में सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो मेवाड़ थी, राणा सांगा। उसके बाद में कोई शक्ति नहीं थी। 17 मार्च 1527 को जब खानवा का युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध बाबर ने जीत लिया, तो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि मुगल सत्ता की स्थापना संपूर्ण भारत में हो गई। और दोस्तों तीसरा 1764 में बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में समस्त सेना ने भाग ले लिया, दिल्ली सल्तनत दिल्ली के शासक सहित, फिर भी साथियों अंग्रेजों से हार गए। इसलिए भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहास में इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। इसलिए यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो 1192 में साथियों
हमारे भारत में यह युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध होता है। आगे मैंने बोला था 1194, और 1194 में एक युद्ध होता है मेरे भाइयों, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना साथियों, ध्यान से सुनना। पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली था, और आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता के साथ में शादी रचाई थी, संयोगिता का स्वयंवर रचाया था, अपहरण किया था। आप ध्यान रखना थोड़ा साथियों, संयोगिता ध्यान रखना। संयोगिता के पिताजी कौन थे? कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल। क्या नाम था मेरे भाइयों? ध्यान रखना, उस समय ये कन्नौज में गहड़वाल वंश का शासन था। तो अब देखो वापस सुनना, कन्नौज में जयचंद गहड़वाल वंश का शासन था, और बताया जाता है कि जयचंद गहड़वाल ने ही पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। लेकिन साथियों हो गया उल्टा, क्योंकि जो अपने नहीं होते वो दूसरे के कैसे होंगे। मामला ऐसा ही हुआ, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई इस हमारे मोहम्मद गोरी ने। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हराते ही इसी जयचंद गहड़वाल पर आक्रमण किया, क्योंकि जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी। संयोगिता के इसकी पुत्री थी, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, इसलिए साथियों इसने शादी की थी, संयोगिता को उठाकर लाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये थोड़ा ध्यान रखना, इतने अपन विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते। तो साथियों चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। मोहम्मद गोरी इस जयचंद गहड़वाल को पराजित कर देता है चंदावर के युद्ध में, और इस युद्ध के बाद में लगभग भारतीय शासन व्यवस्था मोहम्मद गोरी के अंडर में आ जाती है। आगे बढ़ता हूं साथियों, सुनिएगा। 1194 में चंदावर युद्ध होने के बाद में 1195 में साथियों मोहम्मद गोरी जो है ग्वालियर को जीतता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार की एक रियासत थी, उसको जीता। और साथियों बयाना को श्रीपंत भी कहते थे राजस्थान के इतिहास में, ध्यान रखना भरतपुर में पड़ता है, ये भरतपुर की एक रियासत थी। वहां पर साथियों जीत लिया बयाना को। इसको जीतने के बाद में साथियों 1198 तक जीतता 1198 तक साथियों ये हमारे अजमेर में आ जाता है। कौन? मोहम्मद गोरी। और अजमेर में आपको पता है वही पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और साथियों उस समय पृथ्वीराज चौहान तो पहले ही जा चुका था, तो फिर चौहानों का आधिपत्य रहा नहीं, तो उसके कब्जे में आ गया। इसलिए आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, 1198 के आसपास उसने अजमेर पर कब्जा करके, अजमेर में साथियों ध्यान रखना एक संस्कृत की पाठशाला थी, एक संस्कृत की पाठशाला थी। और इस पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ है साथियों, चतुर्थ है, विग्रहराज 4 हुए थे, यह चतुर्थ है। इसी को बिसल देव कहते थे। नरपत्ती नाले ने बिसल देव रासो लिखा था दोस्तों, नरपत्ती नाले ने, वो भी थोड़ा ध्यान रखना, बिसल देव कहते थे। यह इसी बिसल देव के नाम पर तो बिसलपुर बांध बना था दोस्तों टोंक में। लेकिन मजे की बात यह है इसी बिसल देव को विजय कटकातु की उपाधि थी, आपको पता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इस बिसल देव ने इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, और एक खुद ने दोस्तों नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम था हरी केली, और हरी केली नाटक दोस्तों इस पाठशाला की दीवारों पर खुदवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। मोहम्मद गोरी ने क्या किया दोस्तों, अजमेर पर कब्जा करते ही इस पाठशाला को तुड़वा दिया, और दोस्तों अपनी सेना के द्वारा मात्र 2.5 दिन में एक मस्जिद तैयार करवा दी इसी जगह पर, जिसे अपन 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। और शुरुआत किसने करवाया? मोहम्मद गोरी ने। आगे जाकर पूर्ण कौन करवाएगा? इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा करवाएगा साथियों। अब मजे की बात, इस पर जो हरी केली नाटक लिखा हुआ था, इसका एक भाग तो आज भी बताया जा रहा है यहीं पर है, और दूसरा भाग दोस्तों लंदन म्यूजियम में सुरक्षित है, वहां पर अंग्रेज ले गए। यह थोड़ा ध्यान रखना। आप आगे बढ़ रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे मोहम्मद गोरी जो है आगे बढ़ रहा है साथियों, और संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। यहां से अधिकार करने के बाद में दोस्तों मोहम्मद गोरी जो है 1205 में लाहौर को कब्जा करता है, लाहौर पर। और लाहौर
को कब्जा करके अपने अधीन करता है। 1206 में वो दिल्ली पर राजधानी बनाने के लिए वापस आता है साथियों। 1206 में ढंग से सुनना, अब लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत दोस्तों इस मोहम्मद गोरी के अधीन हो जाता है। 1206 में जब वापस आता है तो झेलम नदी के किनारे, ढंग से सुनना मेरे भाइयों, झेलम नदी के किनारे इस मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध होता है 15 मार्च। सोचो, युद्ध तो पहला होता है मार्च 1206 में। 1206 में खोकर जाति के जाट होते हैं दोस्तों, खोकर जाट, इन्होंने साथियों इनके साथ में युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का। लेकिन ये क्या करते हैं, जाट परेशान थे किससे, कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ में भी धोखा किया था। इसलिए साथियों इन जाटों ने भी क्या किया, इस मोहम्मद गोरी के साथ में धोखा किया और नमाज पढ़ते समय इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। कब की, 15 मार्च 1206 को। 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की हत्या हुई थी साथियों। झेलम नदी के किनारे खोकर जाटों ने की थी और वैदिक काल में झेलम नदी को वित्तस्ता कहते थे साथियों। वित्तस्ता आपको पता है, तो राजा पोरस का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, वही झेलम नदी वित्तस्ता हाइडे स्पीच का युद्ध। याद रखना, एक एक चैप्टर को तरीके से पढ़ना, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तैयार खड़ा है आपका ये भाई। बस चैनल को इतना फैलाओ मेरे भाइयों कि इस चैनल पर एक नई टीम खड़ी करें और निःशुल्क गाइडेंस कर सकें, आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ता हूं साथियों, तो सुनिएगा, देखो अब मोहम्मद गोरी की साथियों हो जाती है मृत्यु। मोहम्मद गोरी के आगे चलकर 4 गुलाम होते हैं साथियों, यहां पर गुलाम रखे जाते थे। तो मोहम्मद गोरी के पहला गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे भाइयों। दूसरा होता है कुबांचा, कुबांचा। तीसरा होता है याल्दोज, याल्दोज। और चौथा होता है साथियों बख्तियार खिलजी। ध्यान रखना, ये खिलजी वंश का नहीं है, एक गुलाम है, बख्तियार खिलजी, खिलजी साथियों ध्यान रखना। अब देखो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम फेमस था। इसने साथियों कूटनीति से काम लिया और बख्तियार खिलजी को क्या बना दिया, एक सेनापति बना दिया, सेनापति। याल्दोज के साथ में अपनी बहन की शादी कर दी और कुबांचा को दबा दिया और राजा बन गया खुद। और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो अपन एक नए चैप्टर में बात करेंगे। कल से गुलाम वंश पढ़ेंगे जिसमें मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन, बलबन, केकुबाद, केयूमार्स, सब के बारे में बात करेंगे। आप चिंता मत करो, कल गुलाम वंश आएगा। सल्तनत काल में 5 वंश होते हैं दोस्तों। 1206 से लेकर के 90 तक हमारा गुलाम वंश, उसके 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से लेकर के साथियों 1414 तक आता है हमारा ये तुगलक वंश, 1414 से लेकर के 1456 के आसपास साथियों हमारा ये होता है सैयद वंश। और ये दोस्तों हाँ सैयद वंश। उसके बाद में हमारा अंतिम लोदी वंश होता है, जिसमें 3 बेलो लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 वंश अपने को पढ़ने हैं। अब देखते हैं साथियों थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानकारी दे दूं। कोई भी वनडे एग्जाम में सवाल आ जाए तो 2-4 सवाल थोड़ा ध्यान रखें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थोड़ा ध्यान रखना। ये इनके पिता का नाम सोमेश्वर था दोस्तों, सोमेश्वर चौहान। माता का नाम श्रृंगार देवी था, ध्यान रखना, सॉरी कपूरी देवी था साथियों। पत्नी का नाम श्रृंगार देवी बताया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। और ये जो है साथियों मैं बताऊं, पृथ्वीराज चौहान का प्रसिद्ध सेनापति कौन था, गोविंद राय। थोड़ा ध्यान रखना, गोविंद राय इनके प्रसिद्ध सेनापति थे। गोविंद राय इनके प्रसिद्ध, ध्यान रखना वापस, कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था, श्रृंगार देवी इनकी पत्नी का नाम था। डरने की जरूरत ही नहीं है, सोमेश्वर चौहान इनके पिताजी थे बताया जाता है, ठीक है ना। अब देखो गोविंद राय तो इनके सेनापति थे जो युद्ध में मारे गए थे। इनके दरबारी इतिहासकार दोस्तों कौन थे, दरबारी इतिहासकार थे चंद बरदाई। ध्यान रखना, चंद बरदाई भाट थे, चंद बरदाई भाट थे। और ये साथियों भाट कहां के थे, ये थे लाहौर के, लाहौर के थे। इन्होंने दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना, यह ग्रंथ दोस्तों ये खुद पूरा नहीं कर पाए थे, मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो इनके पुत्र थे साथियों चंद बरदाई के, जिनका नाम था जल्लण सिंह। जल्लण सिंह ने इसको पूरा किया था, किसको, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा किसने किया, जल्लण सिंह ने किया। यह वही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण पृथ्वीराज चौहान की जानकारी
जानकारी मिलती है मेरे भाइयों। इसी में लिखा हुआ है 4 बांस 24 गज आंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है तू मत चूके चौहान। और साथियों एक बात बता देता हूं मैं, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जब प्रश्न आता है तो पहला सवाल यही आता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे 4 जातियां, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। कहां पर लिखा हुआ है? इसी पृथ्वीराज राजसों में बताया गया है कि माउंट आबू के अग्निकुंड से, वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न हुए थे। तो यह सब जानकारी पृथ्वीराज राजसों ग्रंथ में मिलती है। एक दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का जो दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है और यह लिखा किसने था? जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट ने लिखा था, जो कश्मीर के भाट पंडित थे साथियों, कश्मीर के। याद रख लेना, आपको पूछ लेगा कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहां से मिल रही है, तो इस ग्रंथ को मत करना, यह केवल पृथ्वीराज की जानकारी दे रहा है, क्योंकि कश्मीर की जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से मिलती है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाइयों। लास्ट एंड फाइनल सवाल है आज का, पृथ्वीराज चौहान का जो प्रसिद्ध प्रिय घोड़ा था, उस घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? ध्यान रखना, उस घोड़े का नाम था नृत्य रंबा। नृत्य रंबा, यह थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाइयों, नृत्य रंबा। पृथ्वीराज चौहान का ही पुत्र उत्तराधिकारी होते हैं गोविंद चौहान, जिन्होंने फिर अजमेर पर कब्जा किया। और उसी की पीढ़ी में आता है दोस्तों अमीर देव चौहान, जिसने रण और थंब नामक पहाड़ी, रणथंबोर सवाई माधोपुर में जाकर शासन करते हैं। और ये वही अमीर देव चौहान है साथियों, जो आपको पता हो तो राजस्थान का पहला साका 1301 में होता है। और वहां पर ये वो कहते हैं तिरिया तेल हमीरर चढ़े ने दूजी बार। अपन सब बात करेंगे। धन्यवाद, आपने हमारी क्लास को देखा और सुना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे भाइयों। कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।